lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना बिजनेस का लास्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑलरेडी बाकी सारे चैप्टर्स हम रिवीजन वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो में रिवाइज कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन ऑफ व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स। कंसेप्ट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? मार्केट होता है कोई भी अरेंजमेंट जो दो पार्टीज को आपस में मिलाता है और उनकी नीड्स को पूरा करता है। और फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? ऐसी मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट सेल परचेज होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है? जो हमारे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये चीज़ें जो कंपनीज जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए मार्केट से इशू करती हैं, वो सारी एसेट सिक्योरिटीज, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। सो उसके लिए जो मार्केट बनी हुई है, अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना बच्चा, वो इंटरमीडिएरी का काम करते हैं, मेडिएटर का वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि कहता है एक साइड होती है सप्लाई ऑफ मनी, जिनके पास सेविंग्स पड़ी हैं, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर में फॉर एग्जांपल सेविंग्स पड़ी हैं, और एक होती है जहाँ पे डिमांड ऑफ मनी होती है। डिमांड ऑफ मनी क्यों? क्योंकि जैसे इन्वेस्टर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनको पैसे की ज़रूरत है इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो हाँ सप्लाई साइड से डिमांड साइड में मनी जाएगी, उस टाइम पे बीच में किसके थ्रू जाएगी? डायरेक्ट नहीं जाती, बीच में हम फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यही क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। सबसे पहले क्या है? कहता बिजनेस फर्म को पैसा चाहिए, ठीक है, और ये हाउस होल्ड है जिसके पास सेवर है। अभी हाउस होल्ड क्या करेगा? या तो ये बैंक में जाके अपना पैसा जमा करवा सकता है, या ये फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये बैंक भी आगे बिजनेस को ही लोन देगी, पैसा वहां गया, और फाइनेंशियल मार्केट्स भी आगे जो है बिजनेस में मतलब पैसा लगाते हैं, सिक्योरिटी सेल परचेज करते हैं उसी में, ठीक है। सो काम क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? क्या क्या फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के? पहला, सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और उनको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में क्या है हम चैनलाइज करते हैं। ये आ गया ना प्रोडक्टिव यूज। तो जो हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर था, जिसकी सेवर्स थे, उनका पैसा कहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया? जहाँ पे उस पैसे की एक्चुअल में ज़रूरत है, जहाँ पे उस पैसे की एक्चुअल में ज़रूरत है। उसके बाद प्राइस डिस्कवरी। अब किसी शेयर का प्राइस कितना होगा कैसे पता लगेगा? उसकी डिमांड एंड सप्लाई से हमें पता है, किसी भी चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई जहां मीट आउट करती है वो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो किसी भी मार्केट में किसी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है उसकी डिमांड पे। किसी शेयर की डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये कैसे पता लगेगा? हमें मार्केट्स के थ्रू पता लगेगा, राइट, फाइनेंशियल मार्केट। और लिक्विडिटी, कहता इससे क्या होता है? लिक्विडिटी मेंटेन रहती है एसेट्स की। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी XYZ के शेयर खरीद लिए, XYZ कंपनी के मैंने शेयर तो खरीद लिए। अब क्या हुआ? मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने शेयर खरीद लिए, उसमें मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझे 10,000 की ज़रूरत है। कंपनी तो वापस लेगी नहीं जब तक वो रिडीम नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? मार्केट में जाके किसी और इन्वेस्टर को ये सेल कर दूंगी और उससे खुद पैसा ले लूँगी। तो लिक्विडिटी का फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। तो मार्केट्स क्या करते हैं? लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं एसेट की। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम होती है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए कंपनीज वगैरह की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट पे हमें जो है फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कर देती है। अब आओ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, कहता है फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी तरीके की होती है? फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है बेटा। पहले मनी मार्केट, फिर कैपिटल मार्केट। यहीं पे इसका डिफरेंस क्लियर कर लो। मनी मार्केट होती है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? एक सेकेंड। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के अंदर अंदर वो पैसा वापस हो जाएगा, वो क्या है? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। एक साल से ज़्यादा जब पैसा, एक साल से ज़्यादा पैसा जब कंपनी वालों को चाहिए तो वो किस में यूज़ करेंगे? कैपिटल मार्केट का यूज़ करेंगे। कैपिटल मार्केट आगे दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। जब एज अ कंपनी मैं, ठीक है, मैं कंपनी हूँ, मैं मार्केट में इशू कर रही हूँ, शेयर्स को लोग खरीद रहे हैं, वो किसका पार्ट है? प्राइमरी मार्केट का। लेकिन बाद में आप लोग आपस में डील कर रहे हो, वो किसका पार्ट है? सेकेंडरी का। FPO भी कहते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इसको IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर आपस में डील करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर आपस में डील करते हैं, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। आगे ये डेट इक्विटी दोनों तरीके के हो सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात समझो जो कि ज़रूरी है, तीनों मार्केट, चाहे मनी मार्केट है चाहे प्राइमरी मार्केट है, इन दोनों की कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। इसका हम नाम नहीं ले सकते कि ये मुंबई में, इसकी ट्रांजैक्शन को मार्केट कहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, इसी को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और इसकी जो है जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, लाइक मुंबई, दिल्ली वगैरह। समझ आई? तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। मनी मार्केट के आगे जो है वो आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, पहले सिलेबस में थे, अब सिलेबस में नहीं है। सो मनी मार्केट में आएगा क्या? देखो यहाँ पे लिखा है मनी मार्केट एक फॉर्म है शॉर्ट टर्म मार्केट्स की। किसकी? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर।
ये मनी की क्लॉज सब्सटीट्यूट होती है, रिस्क लो होता है, अनसिक्योर्ड होती है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह इसमें यूज होते हैं। इसमें बेसिकली लोगों को, देखो मेरी बात सुनो, इसमें लोगों को अलाउड होता है, पब्लिक को अलाउड होता है कि आप जो है पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आरबीआई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इसमें क्या है, डील करते हैं, लोग कम डील करते हैं। फिर आ गए हम कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज़्यादा। तो टर्म कैपिटल मार्केट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जिसे लॉन्ग टर्म फंड्स, चाहे डेट है चाहे इक्विटी है, रेस किया जाता है। इसमें सीरीज ऑफ चैनल्स आ जाएगा जिससे सेविंग्स को इंडस्ट्री के पास पहुंचाया जाएगा, वही आ गया, ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी। सो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूं, मैंने आपको भी बताया पार्टिसिपेंट्स में कि जो पार्टिसिपेंट्स है कैपिटल मार्केट में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स वगैरह, एंटिटीज वगैरह हैं, फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह, लेकिन मनी मार्केट में जो है बाय लार्ज इंस्टीट्यूशनली वर्क करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं ये ध्यान में रखना है, इसको सिर्फ आपको 4-5 नाम याद रखने हैं किसके, मनी मार्केट के। मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जो कैपिटल मार्केट में, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, नॉर्मल, लेकिन जो इसमें होते हैं वो होते हैं ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आप 3-4 याद कर लीजिए मनी मार्केट के, ईजी है ये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में होती है जो ह्यूज अमाउंट की नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो हमारी मनी मार्केट वाली होती है ना शॉर्ट टर्म, उसको बहुत ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 साल से ज़्यादा और 1 साल से कम, वही वाला आ गया। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में 1 साल से अंदर रिडीम हो जाएंगे, उसमें 1 साल से ज़्यादा लगेगी। तो लिक्विडिटी किस में ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली लिक्विडिटी मनी मार्केट में ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल मार्केट में भी है, क्योंकि आजकल स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं जिसके कारण, स्टॉक एक्सचेंज के कारण हम इजीली जो है अपने शेयर्स वगैरह को, अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेफ्टी किस में ज़्यादा है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रिस्कियर है रिटर्न और प्रिंसिपल के मामले, मिले ना मिले, ठीक है। इश्यूइंग कंपनी अगर बाई चांसली फेल हो गई अपने परफॉर्म करने में, तो प्रोमोटर्स जो है डिफ्रॉड कर जाएंगे इन्वेस्टर्स को, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। एंड लास्ट वन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है हम रिटर्न ज़्यादा जो है एक्सपेक्ट करती है इन्वेस्टर्स, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो रिफंड होता है, जो उसमें रिटर्न होती है, वो भी हम कम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये थे आपके दोनों डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है किसका, मनी मार्केट का और कैपिटल मार्केट का। इनका आपस में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, और इनका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, इन दोनों के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिर है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सा था, न्यू इशू मार्केट जिसको हम कहते हैं, जिसमें जो कंपनी है, कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है और लोग जो है इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स के थ्रू उसको परचेज करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं क्या कहूँगी, प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। सो प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज जो इशू की हैं फर्स्ट टाइम के लिए। इसका मेन फंक्शन ये है कि ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड्स को सेवर से एंटरप्रेन्योर तक लेके जाया जाए, वही सेम आ गया। कंपनी जो है कैपिटल रेज करती है थ्रू प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि वो अपने अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकती हैं। फिर है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कहेंगे, जिसमें हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को सेल परचेज करेंगे, इससे कंपनी को कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी का। कहता है प्राइमरी में देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय न्यू कंपनीज और फर्दर बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज टू इन्वेस्टर, मतलब न्यू सिक्योरिटीज न्यू होनी चाहिए और ये एग्जिस्टिंग शेयर्स को जो है ट्रांजैक्ट करते हैं। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स और थ्रू इंटरमीडियरीज। यहाँ पे ओनरशिप जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की एक्सचेंज होती है, कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी। फ्लो ऑफ फंड इज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, कंपनी में जाएगा। इसमें लिक्विडिटी इन्हेंस करने के लिए काम किया जाता है। इसमें सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड देयर, यहाँ पे सिर्फ परचेज की बात होती है, यहाँ पे परचेज सेल दोनों ही हो रही हैं। प्राइजेस जो है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड करेगी, यहाँ पे प्राइजेस जो है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग तय होगा। कोई भी फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, इसकी फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, राइट। समझ आया, इजी है। तो हम आते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी इसी को कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी इसी को कहते हैं, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन टाइप होता है जो एक प्लेटफॉर्म देता है कि हम जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ें बताता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज यही है। इसके फंक्शंस पढ़ लो, मेन है। फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के, सबसे पहले लिक्विडिटी मेंटेन करता है और मार्केट एबिलिटी जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की, मार्केटेबिलिटी जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की इंक्रीज करता है।
उसके बाद सिक्योरिटी की प्राइस, डिमांड सप्लाई पता लगती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस तय होता है। ट्रांजैक्शन की सेफ्टी का ध्यान रखता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ जो है लिस्टेड कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज हैं लीगली, है ना, उनके ही जो है सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज किया जाता है। और सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है, उसके रूल्स रेगुलेशन को मान के। इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। कहता है, ये कहा जाता है जिस कंट्री का सिक्योरिटी एक्सचेंज मतलब अच्छे से काम कर गया तो वो कंट्री ग्रो होगी ही होगी। उसके बाद इक्विटी कल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें आराम से, तो हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेके कंपेयर करके हम बेस्ट वन को चूज़ कर सकते हैं। और सट्टेबाजी का भी क्या ये हमें स्कोप देता है, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर है क्या आखिर, कि हम अगर मुझे एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी की सिक्योरिटी को सेल परचेज करना है, इन्वेस्ट करना है, तो उस टाइम पे मैं क्या स्टेप्स को उठाऊंगी। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऑनलाइन ऐप्स वगैरह पे हम करते हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस चीज़ में हैं, है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम या स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका प्रोसेस क्यों नहीं दिया इन्होंने, एडवांटेजेस दे दी तो डायरेक्ट, मतलब ये पूरा इसमें दे रखा है पैराग्राफ में। चलो यही पढ़ लेते हैं फिर। वैसे इसके ना पॉइंट वाइज है, दूसरी बुक्स में जो हमारी है ना वीके वाली या दूसरी बुक्स हैं, है ना, एनसीईआरटी के अलावा उसमें पॉइंट्स में है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो इसमें बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ की होती रहती है थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आई। कहते हैं देयर वाज अ टाइम, ये तो हिस्ट्री बता रहा है, जब ऑक्ट्री सिस्टम होता था, सिक्योरिटीज़ को हम फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज पे बेचते थे, ऑक्शन सिस्टम था। ये तो ईजी है, बट ब्रोकर ऑफिस में किया जाता है अब कंप्यूटर टर्मिनल के द्वारा। स्टॉक एक्सचेंज के खुद के मेन कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो टर्मिनल के साथ जुड़े पड़े होते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। इसका प्रोसीजर में भी फिर आगे होगा में भी, हाँ ये है आगे, ये रहा। ठीक है, एडवांटेजेस के बाद है, इसने लिख प्रोसीजर दिया और एडवांटेजेस दे दिए। चलो पहले एडवांटेजेस देख लो। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, देखो ऑनलाइन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर है, क्योंकि इससे पार्टिसिपेंट देख सकता है सारी पार्टीज़ को। ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी रियल टाइम में। उसके बाद एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, कोई किसी को झूठ नहीं बोल रहा, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। ऑपरेशंस की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जिससे टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है और गलती के चांसेस भी कम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन फ्रॉम अब्रॉड भी इसमें क्या है, हम एक्सचेंज में अब जो है डील कर सकते हैं। और सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड किया जा रहा है बिजनेस में एट द सेम टाइम इन ऑल द ट्रेडिंग सेंटर। तो एक सिस्टम बन गया जिसमें सारा कुछ है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, देखो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। कहता है नीचे दिए गए स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। कहता है एज एन इन्वेस्टर अगर कोई भी बंदा विश करता है टू बाय और सेल सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रोच, उसको ब्रोकर के थ्रू, ये ध्यान में रखना, एजेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, सेल परचेज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सेल परचेज नहीं कर सकते। तो जब भी ब्रोकर क्लाइंट का एग्रीमेंट बनेगा, ब्रोकर के पास जाएंगे, वो अपना एग्रीमेंट बनवाएगा। ठीक है, जिसमें वो हमें एक फॉर्म भरवाएगा जिसमें पैन नंबर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, ये सब जो इन्फॉर्मेशन हम उसको देंगे। हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, एनआरआई स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, और कोई और ब्रोकर अगर हम किसी के साथ रजिस्टर है वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्लाइंट अकाउंट नंबर फिर हमें मिल जाएगा इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देन क्या करेगा, ब्रोकर जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो है इन्वेस्टर के नाम पे खोल रहेगा। इन्वेस्टर को आजकल डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डीमैट, डीमैटीरियलाइजेशन। ऑनलाइन जो अकाउंट खुलता है वो है डीमैट। एक बात याद रखना, जैसे अपने बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई है जो सारे बैंक्स को डील करता है, उसके अंदर कमर्शियल बैंक्स आते हैं, फिर हम जो है नॉर्मल लगा लो कस्टमर आते हैं बैंक के, है ना, लोग जनता आती है। ऐसे ही सेम जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे ऊपर होता है डिपॉजिटरी, जो तरह का एक अपेक्स बॉडी है। इस दो डिपॉजिटरी हैं हमारे इंडिया में, CDSL और NSDL, वो आगे आएगा। फिर आती हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कमर्शियल बैंक्स की तरह हैं। हम जो है इन्वेस्टर इसमें अपना अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन सारी डिटेल्स इसके पास पड़ी रहती हैं। समझ आई बात, जैसे हम तो कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन आरबीआई के पास डिटेल तो है ना सारी, उस टाइप से ही एक डिपॉजिटरी होता है जो मेन हेड बॉडी है। ठीक है, जो सारी मतलब डील करेगी, उसके अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आते हैं जहाँ पे लोगों के डीमैट अकाउंट खुलते हैं। ठीक है, उसमें सेल की जो सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज होगी, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट क्या था इसमें, ये कहता था इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट भी कहते हैं इसको। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वही आ गया ना उसके साथ। इन्वेस्टर उसके बाद क्या करेगा, ब्रोकर को ऑर्डर देगा कि मुझे इतने इस लगा लो कंपनी के इतने शेयर्स को सेल परचेज मुझे करना है, कोई भी ऑर्डर सेल करने के परचेज करना है। फिर ब्रोकर उतने प्राइस के लिए उतने में ऑनलाइन जो है सर्च करेगा, अगर मुझे सेल कर रही है तो कोई परचेज करने वाला भी तो मिलना चाहिए ना, तो ऑनलाइन सर्च करेंगे, मैचिंग हो जाए अगर किसी के साथ,
राइट। उसके बाद शेयर जब सेल परचेज हो जाएगी प्राइस मेंशन पे तो ब्रोकर को बता दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली भी बता सकते हैं ना। और उसके बाद जब भी ट्रेड हो गया 24 घंटे के अंदर अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि क्या डील हुई क्या नहीं हुई। अब जो है इन्वेस्टर को शेयर्स डिलीवर करने होते हैं पे इन डे में, जिसको हम कहते हैं T+2 डेज। ये रहा T+2 डेज, ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डेज के अंदर अंदर सारी जो है पेमेंट करनी होती है। पेमेंट नहीं अगर हम परचेज कर रहे हैं तो शेयर देने पड़ते हैं, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, वो चीज़ सेम वही ईजी है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज। डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है? जब हम किसी ऑफलाइन शेयर्स को ऑनलाइन में कन्वर्ट करवाते हैं उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? डीमैटेरियलाइजेशन। आजकल जो हमारा ऑनलाइन जो अकाउंट खुलता है उसको भी तो हम डीमैट अकाउंट कहते हैं ना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? डीमैटेरियलाइजेशन। ये बात समझ आई? पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक पर्सन का नाम दिया था, आई थिंक राहुल में भी समथिंग लाइक दैट, और उसमें बताया था कि उसके दादाजी की डेथ हुई है, उसने अपने राहुल के लिए अलमीरा में शेयर्स की वो छोड़े हैं, कुछ शेयर्स छोड़े हैं। तो अब वो जो शेयर्स हैं वो ऑफलाइन फॉर्म में तो चलेंगे नहीं, तो राहुल उसको ऑनलाइन फॉर्म में चेंज करवा रहा है। तो बताओ इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? और एमसीक्यू में एक आंसर था डीमैटेरियलाइजेशन, जो इसका सही आंसर था। ठीक है, तो डीमैटेरियलाइजेशन। और अगर ऑनलाइन से ऑफलाइन कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उसको हम रीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना, रीमैटेरियलाइजेशन। ठीक है, तो डीमैटेरियलाइजेशन समझ आया। डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे हम लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें हम सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, तो मैं फॉर एग्जांपल एज एन कस्टमर लगा लो बैंक का, मैं किसी अकाउंट में किसी बैंक में जो है अकाउंट खुलवाऊंगी और सारा डाटा कहाँ पड़ा है? आरबीआई जो हेड है। ऐसी सेम पहले डिपॉजिटरी होती है जो 2 है, एनएसडीएल सीडीएसएल आएगा आगे। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है और फिर इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर अपना अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में खुलवाते हैं और फिर जो सारा डाटा है लेकिन वो किस में होता है? हमारा डिपॉजिटरीज में होता है। ठीक है, ये वो चीज़ है। तो पढ़ लें इसको एक बार, ये क्या कह रहा है देखो, वैसे तो इजी होगा। कह रहा सारी ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ डन थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल। सारे सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म में होती है। मेनली किसके लिए होता है? ताकि थेफ्ट, फेक, फॉल्स ट्रांसफर्स ना हो सके, उस सब के लिए। यह एक प्रोसेस है। देखो, दिस इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड एन इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रिक एंट्री और नंबर सो दैट ही और शी कैन होल्ड इट इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अकाउंट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। ठीक है, वो चीज हो जाएगा। फॉर दिस इन्वेस्टर को एक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी, है ना। अब सारे इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आईपीओज होते हैं वो डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में होते हैं और 99% टर्नओवर जो है डीमैट अकाउंट के अकॉर्डिंग ही सारी सेटलमेंट की जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम अगला ही टॉपिक है कंप्लीट करेंगे, सेबी, ये बनाया, इसने उसको कंपलसरी किया है कि अब डीमैट अकाउंट में ही सारा सिस्टम चलेगा, है ना। डीमैट फॉर्म में शेयर को होल्ड करेंगे, वो कन्वीनियंट है। ये एक तरह का बैंक अकाउंट ही होता है। कहता है फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रॉनिक को कन्वर्ट करना फिजिकल फॉर्म में, जिसको रीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं, यही सब चलेगा। ठीक है, ईजी ही करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट या डीमैट सिस्टम कैसे काम करता है? देखो, वही आ जाएगा। डीमैट सिस्टम कहता है एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, चाहे एक बैंक है, ब्रोकर है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, ठीक है, वो होता है। उसके बाद एक अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट ओपन फॉर्म होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे कंप्लीट करते हैं हम। फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, विद डिमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। अगर शेयर अप्लाइड है पब्लिक ऑफर वगैरह में तो उसकी डिटेल्स दी जाएगी। शेयर सोल्ड कर रहे हैं तो उसकी डिटेल दी जाएगी। मतलब ये बेसिक है, ये ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर T+2 डेज में क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला किया ना वही कर लेना, इसको करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, सेम ही है ये। फिर आता है डिपॉजिटरी क्या है, देखो वही है ना, सेम डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कहता है जस्ट लाइक अ बैंक कीप्स मनी इन सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर, एक डिपॉजिटरी भी बैंक की तरह होता है जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। कहता है इन द डिपॉजिटरी सिक्योरिटी अकाउंट को ओपन किया जाता है, सारे शेयर्स को डिपॉजिट करवाया जाता है, सेल करना है, विड्रॉ करना है, उसी के बिहाफ पे किया जाता है। ठीक है, ये सब आ जाएगा। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज होती हैं, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट, ध्यान रखना, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया। इसमें जॉइंट वेंचर वगैरह IDBI के, UTI के, नेशनल एक्सचेंज स्टॉक के चलते हैं। और सेकंड है CDSL, ये करवा रहे थे ना मैं आपको, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL। सेकंड डिपॉजिटरी है टू कमेंस ऑपरेशंस एंड वाज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 2 हमारी क्या है, बेसिकली हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं और इनके अंडर आते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बाकी स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह हो गए वो सब। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने, देखो ये याद रखना इसकी हिस्ट्री, 12 अप्रैल 1988 को एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बिहाफ पे जो है एक तरह से उसको जो है इस्टेब्लिश किया था ताकि हेल्दी ग्रोथ हो सिक्योरिटी मार्केट की और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी बाय द ब्रोकर्स और बाय द इंटरमीडियरीज, उनका प्रॉफिट तो यही खा रहे थे, है ना। तो इसीलिए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बनाया था। ये जब बना, ये ध्यान में रखना, इस्टेब्लिश तो बेटा ये हुआ था 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन इसको स्टैच्यूरी स्टेटस जो मिला वो मिला 30 जनवरी 1992। ठीक है, स्टैच्यूरी स्टेटस मतलब कि अब ये खुद सारी अथॉरिटीज के पास है, अपने बिहाफ पे डिसीजन ले सकती है। ठीक है, उसके बाद इसको सेबी 1992 ही कहना शुरू कर दिया। अगर आपके पास ऑप्शन में इनमें से एक ही होगा वैसे तो, ठीक है, तो बेसिकली आपको 1992 वाला याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये है हमारा। अब सेबी क्यों हुआ, मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी हमारी किसकी, देखो कैपिटल मार्केट विटनेस द ट्रेमेंडस ग्रोथ 1980 के बाद, जिससे जो है पार्टिसिपेशन बढ़ गई पब्लिक की और इन्वेस्टर की पॉपुलेशन बढ़ गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया। लेकिन इससे क्या हुआ, जो ब्रोकर हैं उनकी माल प्रैक्टिसेस भी इंक्रीज हो गई, लाइक रिगिंग ऑफ प्राइजेस हो गए, अनऑफिशियल प्रीमियम हो गया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, न्यू इश्यूज पे प्रोविजंस बना, मतलब वायलेशन करना रूल्स रेगुलेशन की, तो ये चीज़ें आ गई थी। इसको ख़त्म करने के लिए और इन्वेस्टर्स को सिक्योर करने के लिए, उनके ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी के लिए सेबी का बनना ज़रूरी था। ठीक है, तो सेबी बना। सो बेसिक पर्पज सेबी क्या था, टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो ये वो चीज़ आ जाएगी। सो इन्वायरमेंट ये मतलब जो दिस इन्वायरमेंट एम्स एट मीटिंग द नीड्स ऑफ द 3 ग्रुप्स, लाइक बेसिकली मार्केट की, कंपनीज की और इन्वेस्टर, तीनों का ध्यान में रखेगा एज एन इंटरमीडियरीज। सो कहता है इश्यूअर्स के लिए प्रोवाइड करेगा मार्केट प्लेस जहाँ पे वो कॉन्फिडेंटली जो है अपने फाइनेंस को रेज करने के लिए आ सकते हैं, मतलब उनको ये रहेगा कि यहाँ पे हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। इन्वेस्टर्स, तो इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर राइट्स। ठीक है, यहाँ पे इश्यूअर्स कौन है, कंपनी। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ गए और लास्ट में इंटरमीडियरीज, ऑफर अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट विद एडुकेट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे आर एबल टू रेंडर बेटर सर्विसेज टू द इन्वेस्टर एंड इश्यूअर्स। ये मान समझ आया, तो तीनों पार्टीज के लिए जरूरी था। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या थे सेबी के, देखो अभी जो पढ़ के आए वही तो है ना सेम। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, ढंग से फंक्शन करे। ठीक है, उसके बाद टू प्रोटेक्ट द राइट्स, ऑब्वियसली बात है, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर खुला बनाया तो ये इन्वेस्टर्स के लिए गया था मेनली। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, ताकि बैलेंस रहे सेल्फ रेगुलेशन एंड बाय द सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के अंदर। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन को बनाना ताकि इंटरमीडियरीज के लिए, लाइक ब्रोकर्स वगैरह के लिए, ताकि जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो कम होती रहे। इजी। फिर आते हैं फंक्शंस। भाई इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसमें से आएगी केस स्टडी, मेन जो चांस होते हैं। किस टाइप से आएगी केस स्टडी आएगी, आपको बताया जाएगा कि एक पर्सन ने ऐसे किया, उसने या कंपनी ने ऐसे किया, तो बताओ कौन से फंक्शन की बात हो रही है सेबी के, और इसके अलावा इसके और 4 फंक्शन बताओ वही वाले टाइप के, या इसके अलावा 2 कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ सेबी की, अगर मैं बात करूँ तो 3 टर्म्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला रेगुलेटरी फंक्शन, जिसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, पढ़ाऊंगी सारे, टेंशन मत लेना। ठीक है, रेगुलेटरी, फिर डेवलपमेंट जिसमें मार्केट की डेवलपमेंट, और प्रोटेक्टिव जिसमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा, सो रेगुलेटरी फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन में पहला क्या आएगा, ब्रोकर्स को रजिस्टर करना, सब ब्रोकर को रजिस्टर करना मार्केट में। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या म्यूचुअल फंड्स, जितने भी ऐसी स्कीम्स हैं उनको रजिस्टर करना। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलेट करना, उनके पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है, बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको रूल्स रेगुलेशन बनाना। टेक ओवर बिड्स, अगर कंपनी कोई टेक ओवर बिड लगा रही है, मतलब एक कंपनी दूसरी को टेक ओवर कर रही है, उस टाइम पे दूसरी कंपनी के साथ ज़्यादा नुकसान ना हो, लीगली काम हो, उसका ध्यान में रखना। ठीक है, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय द अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रोकर की, किसी भी इन्वेस्टर की इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज, ऑडिट कर सकते हैं हम, है ना, ये किसी भी टाइम पे। फीस या अदर चार्जेस जो है, जो भी है वो ये डिसाइड करेंगे कितनी फीस, कितने चार्जेस लगेंगे किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद पावर्स, अपनी पावर्स को फुलफिल करना, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो लिखी हुई है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी पावर दी है। ये तो थी रूल्स रेगुलेशन वाली बात। अब आ गई नेक्स्ट क्या, डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन कौन से होंगे, डेवलपमेंट होंगे डेवलप करने के लिए, तो ट्रेनिंग देना इंटरमीडियरीज को सिक्योरिटी मार्केट की, रिसर्च टाइम टू टाइम करना, पब्लिश करना इंफॉर्मेशन जो सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए यूजफुल है, और कैपिटल मार्केट के लिए सही से स्टेप उठाना ताकि फ्लेक्सिबल अप्रोच वो
अपना सकें। और फिर आगे प्रोटेक्टिव किसके लिए है भाई? प्रोटेक्टिव हमारे फंक्शंस किसके लिए, ताकि फ्रॉडलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, लाइक मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग, ये ना हो। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना और उन पे पेनल्टीज लगाना। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि अगर किसी पर्सन को कंपनी की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की नॉलेज है, उसके बेस पे कोई सेल परचेज करके वो फ़ायदा उठा लेता है और बाकियों को नुकसान हो जाता है, इसको हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मुझे किसी कंपनी की कोई, फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिश्तेदार लगा हुआ है कंपनी में, ठीक है, मुझे उसकी सीक्रेट नॉलेज है कि इनका ये प्रोजेक्ट होने वाला है, ये डील इनको मिलने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी के प्राइसेस अप जाएंगे। अब सस्ते हैं, मैंने सारे परचेज कर लिए, जैसे ही अप गए मैंने सेल कर दिए, तो मैंने क्या उठाया फ़ायदा, लेकिन इससे बाकी इन्वेस्टर्स को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये इलीगल है कि इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस पे कोई सेल परचेज करना और बाकियों को लॉस होना, ये इलीगल है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए स्टेप उठाएगा और फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह रूल्स रेगुलेशन को बनाया जाएगा। ये क्या थे इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन। हाँ, चैप्टर डन हो गया आपका। फटाफट से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, कैसे कैसे आते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेजरी बिल क्या होता है, वैसे अब आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेगमेंट सी भी करने की जरूरत नहीं है। स्टेट एनी 2 रीजंस व्हाई इन्वेस्टिंग पब्लिक कैन एक्सपेक्ट अ सेफ एंड फेयर डील लिमिट। तो ये वही है सेफ्टी ट्रांजेक्शन पढ़ा ना, प्रोटेक्शन वाले, सेबी के अभी प्रोटेक्टिव फंक्शन वो आ जाएगा। वट इज कॉमन नेम फॉर बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट विच इज टू बी ओपन बाय द इन्वेस्टर फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। क्या था ये बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट? डीमैट अकाउंट ही होता है ये, ठीक है। नेम एनी 2 डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर टू द ब्रोकर वाइल। तो कौन कौन सी? एक तो पैन कार्ड देना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी होती है, एंड अपना स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस बताना होता है, ये चीज़ ही तो थी, ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी। बैंक डिटेल्स देनी होती हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये हम करके आए हैं। मनी मार्केट इसेंशियल है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, बिल्कुल सही बात है, इसमें एक फीचर ही पूछा उसका। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड मनी, ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी इजी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी अभी बताया आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएससी, ये करने की जरूरत नहीं है। नेम द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल, हेल्प टू सेटल द डिस्प्यूट्स। तो कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है ये, है ना, जो इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में होता है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे ना इसके 4 नाम याद कर जाना, ये आपके सिलेबस में नहीं है अब, ठीक है, पहले थे। एक्सप्लेन द रिसेंट कैपिटल मार्केट रिफॉर्म इन इंडिया। तो रिसेंट कैपिटल मार्केट रिफॉर्म क्या है? सेबी तो है, वही तो है 1992 वाला। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेबी। India's largest domestic investor Life Insurance Corporation of India has once again come to government rescue by subscribing 70% of Hindustan Aeronautics ₹4200 crore initial public offering। तो which market is being reflected? तो कौन सी मार्केट है? इनिशियल IPO, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है। और किस मेथड ऑफ फ्लोटेशन है ये? इन द अबव आइडेंटिफाइड मार्केट बीइंग हाईलाइटेड, तो प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है। और फ्लोटेशन कौन सा है? ये है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया ना, तो ये पब्लिक ऑफर तो है ही नहीं। इंडियाज लार्जेस्ट, हाँ ठीक है, आईपीओज भेजे और उसने खरीद लिए, तो ये पब्लिक ऑफरिंग है। इजी प्राइमरी मार्केट के बारे में बताना है। 2 अदर मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। पब्लिक ऑफरिंग तो हमने कह दिया, प्रोस्पेक्टस वाला तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल कोई भी कर सकते हैं। ललिता वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ अकबर एंटरप्राइज थ्रू हर ब्रोकर खुशविंदर। उसके पास डीमेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन द सिक्योरिटी मार्केट। सब्सिक्वेंट स्टेप्स क्या उठाने हैं उसने इस ट्रेनिंग के, तो मतलब ये प्रोसेस है आपका बेसिकली डीमेट अकाउंट वाला, ठीक है, वो कर रहा था अभी। सो ईजी है, कुछ खास नहीं है, बस हाँ इंपॉर्टेंट है, इसके ना डिफरेंसेस ढंग से कर लेना, सेबी के फंक्शंस ढंग से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो कीजिए इसको। अब इसके बाद ये सारे चैप्टर डन हो गए हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ के। अब मैं आपको करवाऊंगी लास्ट ईयर का 2024 मार्च में जो पेपर आया था ना बिजनेस का, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए सारे चैप्टर रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,